आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। रक्षा मंत्री ने सियाचिन में जवानों को खिलाई है मिठाई, चर्चा इसकी भी है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे, जहां उन्होंने बेस कैंप पर सेना के जवानों से बातचीत की और उन्हें मिठाई खिलाई। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पर जाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ऐसे में रक्षा मंत्री ने वहां सुरक्षा हालात का भी जायजा लिया। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो कुछ बच्चियों को देखकर वो भी थिरकने लगे। शशि थरूर इसी सीट से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो 2009 से अब तक तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। इस सीट पर 26 अप्रैल यानी दूसरे चरण में मतदान होगा। गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासन ने अनोखे तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल मंगरोल बंदरगाह पर एक फिशिंग बोट में बैठकर मछुआरों को भी ये खास संदेश दिया गया। इसमें चुनाव अधिकारियों के अलावा कई मछुआरे और दूसरे स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। इन सभी ने मतदान अवश्य करेंगे की शपथ ली। इस खास मौके पर गरबा के जरिए भी लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कार्तिकेय चौहान ये बोलते दिखाई दिए कि कोई भी कार्यकर्ता ये गलती न करे कि एक तरफा चुनाव है। उन्होंने लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास में न आने और सभी को वोट डालने की सलाह दी। कार्तिकेय ये भी कहते सुनाई दिए कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, उनके वोट कहीं नहीं जा रहे। कार्तिकेय के पिता शिवराज सिंह विदिशा से चुनावी मैदान में हैं। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती न करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। दावा है कि यूपी में हरदोई में आरपीएफ ने एक मालगाड़ी को रुकवाकर उसके पहियों के बीच में फंसे बच्चे को सकुशल निकाल लिया। कहा जा रहा है कि ये बच्चा 100 किलोमीटर से दौड़ती चली आ रही मालगाड़ी के दोनों पहियों के बीच में फंसकर बैठा था। फिर चलती मालगाड़ी में किसी ने बच्चे को फंसा देखा तो आरपीएफ को सूचना दी। इसके बाद लखनऊ से आ रही मालगाड़ी को हरदोई में रोककर बच्चे को रेस्क्यू किया। कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक किनारे रहने वाला ये मासूम खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया था, लेकिन मालगाड़ी चल पड़ी और बच्चा वापस नीचे नहीं उतर पाया। फिलहाल बच्चे को नाम पता पूछने के बाद चाइल्ड केयर सेंटर को सौंप दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो साइकिलिंग करते नजर आए। दरअसल वो गुजरात के पोरबंदर पहुंचे थे, जहां वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर साइकिल रैली निकाली गई। इसके जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार शाम से लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। फायर कर्मियों के काफी जद्दोजहद के बाद भी कूड़े के इस पहाड़ पर आग धधक रही है। इससे पूरा इलाका जहरीली गैस और धुएं के गुबार से भर गया है। आसपास के इलाके धुएं और बदबू से भर गए हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कचरे के पहाड़ में लगी आग से निकलने वाले धुएं ने दिल्ली की आबो हवा को भी खराब कर दिया है। लिहाजा लैंडफिल साइट में लगी आग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। लैंडफिल साइट पर आग इतनी तेज लगी कि धुएं का गुबार आसमान छू रहा था।
कई हिस्सों में आग रुक रुक कर धधक रही है। यहाँ अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा है। लैंडफिल साइट पर आग बुझाने के लिए दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां लगी हुई हैं। पूरी रात आग पर काबू पाने की कोशिश होती रही, हालांकि अब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंड साइट पर कूड़े के पहाड़ में रविवार शाम लगी भीषण आग अब भी धधक रही है। दमकल के दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। कुतुब मीनार से कुछ ही कम ऊंचे और एशिया के सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ गाजीपुर में आग लग गई। रविवार की शाम 5:22 पर आप ठीक तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये आग वक्त रहते भड़क रही है। और आपको बता दें कि रविवार 5:22 से ये आग लगी है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बावजूद इसके तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की क्या स्थिति है। दरअसल कूड़े के पहाड़ को वहां पर फायर को ले जाना, दमकल को ले जाना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा जो है अर्थ मूवर्स जेसीबी मशीनों से काम किया जा रहा है। और आप देखेंगे पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। लेकिन खास बात आपको बता दूं कि आग कब लगी, कैसे लगी, ये साफ तौर पर नहीं पता चल पा रहा है। आग लगने के बाद इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये आग आसपास के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पूरा क्षेत्र धुएं और बदबू से भर गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस जहरीले धुएं से न केवल दिल्ली वालों बल्कि उससे सटे नोएडा और गाजियाबाद वालों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बदबू आती है, ये इतना सारा कूड़ा पड़ा है। यहाँ जब हवा जाती है तो खोड़ा में भी बदबू लगती है बहुत बुरी। अब भी बदबू आ रही है यहाँ पे और ये आग तो लगी रही है, पता नहीं कैसे। तो सबको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होगी इससे। तो परेशानी ये होती है कि ना यहाँ पे ये कूड़े के खत्ते की वजह से यहाँ से हवा के द्वारा बहुत सारी बदबू आती है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक जाती है। लैंडफिल साइट पर रविवार दोपहर से कूड़े से धुआं उठना शुरू हो गया था और शाम होते होते आग भड़क गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं आसपास के पूरे इलाके में फैल गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो आग लगी थी उसकी लपटें अभी तक फिलहाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जो है वो नजर आ रही हैं। चारों ओर धुएं का एक बड़ा गुब्बार इस पूरे इलाके में फैला हुआ है और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो लगातार इस पूरे प्रोसेस में, कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। 30 से ज्यादा गाड़ियां फायर टेंडर्स की इस पूरे कूलिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर आग जो है वो फिलहाल लगी हुई है कई हिस्सों के अंदर। आग लैंडफिल साइट के ज्यादा बड़े हिस्से तक न फैले, इसके लिए मशीनों की मदद से लैंडफिल साइट पर गहरी खुदाई की जा रही है, जिससे आग लगे हिस्से और लैंडफिल साइट के बाकी हिस्सों को अलग किया जा सके। इसके अलावा आग पर मशीनों की मदद से तेजी से कूड़ा फेंककर भी आग बुझाने की कोशिश हो रही है। काफी जद्दोजहद के बाद भी कूड़े के इस पहाड़ पर आग धधक रही है। मैं आपको बता दूं कि जहां ये आग इस हिस्सों में लगी हुई है वहां छोटे छोटे पैचेस हैं जहां पर लगातार आग जो है वो बुझाने के बाद एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है और उसके बाद उस पूरे कूलिंग प्रोसेस को द्वारा जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो करती है ताकि कंट्रोल किया जाए। जहां पर एक हिस्से में फायर ब्रिगेड की टीम उसको बुझाती है तो वहीं दूसरे देर में ही दूसरे हिस्से में आग जो है वो भड़कनी शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आप देखिए कि फायर की जो टीमें हैं वो अलग अलग हिस्सों पर इस तरीके से आग को बुझाने का काम जो है वो लगातार कर रही है। कई सारे कर्मचारी देर रात से लगातार फायर की जो गाड़ियां हैं वो उसको पूरी आग को कंट्रोल करने में फिलहाल जो है वो लगे हुए हैं। और इस तस्वीरों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में आसपास का जो गाजीपुर का इलाका है और इसके अलावा कौशाम्बी, वसुंधरा, ये पूरा हिस्सा इंद्रपुरम का इस वक्त धुएं के गुब्बार से भरा हुआ है। लोगों का सांस लेना भी इस वक्त जो है वो इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा दूभर जो है वो हुआ है। गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। 12 जून 2023 में यहां आग से अफरा तफरी मच गई थी। 20 अप्रैल 2022 में कूड़े के इस पहाड़ पर आग लगने की घटना सामने आई थी। 29 मार्च 2022 में भी यहां आग लगने से हड़कंप मचा था। 1 अप्रैल 2021 को भी इस लैंडफिल साइट पर आग लगी थी। बता दें कि साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार से केवल 8 मीटर कम थी और अब इसकी ऊंचाई और ज्यादा हो गई है। अब सवाल है कि दिल्ली के लैंडफिल साइट से कूड़ा हटाने की जो डेडलाइन दी गई थी, क्या वो उस डेडलाइन पर खरी उतरी है?
गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े को हटाने की डेडलाइन 2026 तक बढ़ी, जबकि यहां से कूड़ा हटाने की डेडलाइन 2024 तक थी। भलसवा लैंडफिल साइट से कूड़ा हटाने की नई डेडलाइन 2025 तक की है। ओखला लैंडफिल साइट की डेडलाइन 2024 तक बढ़ाई गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट को नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। हालांकि डंपिंग ग्राउंड पर कूड़ा भरने की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी भी कूड़ा डंप करने का काम बदस्तूर जारी है। दिल्ली में हर रोज करीब 10 से 12,000 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा होता है। आने वाले समय में कूड़े की मात्रा बढ़कर 20,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन होने की अनुमान है। नॉर्थ दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट 19.2 हेक्टेयर में फैली है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट 28 हेक्टेयर में फैली हुई है, जबकि ओखला लैंडफिल साइट का क्षेत्रफल 12.8 हेक्टेयर है। वहीं खबर ये भी है कि कूड़े के ढेर में प्रोड्यूस हुई गैस की वजह से ये आग लगी। ये आशंका जताई जा रही है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी होगी। हालांकि इसकी जांच के बाद कही जा रही है कि आग खुद लगी या फिर किसी ने लगाई है। दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला 3 प्रमुख लैंडफिल साइट्स हैं। इन कचरों के ढेर में आग लगना कोई नई बात नहीं है। यहाँ हर साल गर्मियों के मौसम में जैसे ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो लैंडफिल साइट में आग लग जाती है, जिससे आसपास रहने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कचरे का प्रबंधन नगर निगम के अंडर में आता है, लेकिन हर बार नगर निगम की ये लापरवाही देखने को मिलती है। लिहाजा लैंडफिल साइट में लगी आग से बचाव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग से उठ रहे धुएं की वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे लेकर पल्मोनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये केमिकल कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर वायु का रफ्तार ठीक रहा तो ये प्रदूषण जल्दी से डाइल्यूटेड हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी स्टिल एनवायरनमेंट रहती है तो वो जो केमिकल कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट जो तैयार हो रहा है, जो कि प्रदूषित हवा आदमी ले रहा है, तो जैसे हम एक एक केमिकल की बात करेंगे, मीथेन, तो बहुत तरह के उसके सिम्टम्स हैं। अगर हम सबसे पहले बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट में सांस का इम्पैक्ट पहले बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये रिएक्टिव सिंड्रोम, रिएक्टिव एयरवे डिजीज टाइप का सिम्टम देता है, जिसे आप आस्थमा से जोड़ सकते हैं। इसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, उसको काफ़ी स्नीजिंग होगा, विजिंग होगा, जो सांस में सीटी बजती है। कुल मिला के आप ये समझे कि दम घुटने जैसा लगता है। केमिकल कंपोजिशन अगर बहुत ज्यादा रहे, उसका जो कंसंट्रेशन बहुत अगर ज्यादा है तो एस्फिक्सिया होता है, चोकिंग होती है, पेशेंट सांस ले नहीं पाएगा उस इन्वायरमेंट में। तो वो जो उसको आप दम घोटू इन्वायरमेंट समझ सकते हैं, जो कि एकदम दमा के जैसा मिलता हुआ सिमिलर प्रक्रिया है, और उसमें सांस फूलेगा। ममता सरकार को अदालत में लगा झटका। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा चुनाव नतीजों के 1.5 महीने पहले ही बीजेपी की पहली जीत का खाता खुल गया। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया, जबकि बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपने नाम वापस ले लिए। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल विजेता घोषित कर दिए गए, क्योंकि अब इस सीट पर चुनाव नहीं होगा। बताया गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डराने में जुटी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने राज्य स्कूल सेवा आयोग के पैनल की ओर से की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 24,000 नौकरियां रद्द हो गईं। आरोप था कि इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस ली गई। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर फैसला 2 मई को सुनाएगी, यानी अभी उन्हें जेल में रहना होगा।
एसपी नेता अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी। इसमें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। अखिलेश ने कन्नौज से अपने रिश्ते के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल वो चुनाव प्रचार के दौरान सरहुल महोत्सव में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने गले में ढोलकी टांग ली और फिर इसी ढोलकी के थाप पर थिरकते नजर आए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बैंक एफडी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल इस साल मंदिर प्रशासन ने 1161 करोड़ रुपए की एफडी करवाई, जो कि पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट में एक है। बताया जाता है कि ट्रस्ट की बैंकों में कुल एफडी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। मंदिर को एफडी पर सिर्फ ब्याज से हर साल करोड़ों रुपए की भारी भरकम कमाई होती है। इतना ही नहीं, उसके पास सोने का भी विशाल भंडार है। इस साल ट्रस्ट ने 1031 किलो सोना जमा करवाया है। मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर दिल्ली और अयोध्या समेत देश भर के मंदिरों में तैयारियां जारी हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। अगर हनुमान जी का ये जन्मोत्सव मंगलवार या शनिवार को पड़ता है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शुगर आजकल सियासत को नमकीन बनाए हुए है। जी हां, एक तरफ आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के हर सवाल पर ही सवाल उठा रही है। अदालतों से भी आप और केजरीवाल को लगातार झटका मिल रहा है, लेकिन उनकी अपनी दलील है, अपना तर्क है। मौसम चूंकि चुनावी है, इसलिए जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। केजरीवाल की गैर मौजूदगी आम आदमी पार्टी को खल रही है, तो बीजेपी इस मौके पर चौका लगाना चाहती है, ताकि एक बार फिर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट उसके ही खाते में आ जाए। दिल्ली में अजब चुनावी जंग छिड़ी है। जब मौका है सरकार की उपलब्धियां गिनाने का, सरकार की कमियों की फहरिस्त जनता के सामने लाने का, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर कंट्रोल करने को लेकर इंसुलिन के इस्तेमाल पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि कोर्ट शुगर के मामले पर उनको राहत देगा, लेकिन आप और केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका मिला। केजरीवाल ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें अपने डॉक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की इजाजत दी जाए और इंसुलिन भी मुहैया कराई जाए, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि एम्स का पैनल ये तय करेगा कि उन्हें इंसुलिन दी जाए या नहीं। यही नहीं, कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का पैनल गठित करने का आदेश दिया। जो वीडियो कंसल्टेशन की बात थी उनके अपने प्राइवेट डॉक्टर से, उसको अभी उन्होंने डिसअलाउ किया है, डिक्लाइन किया है। साथ ही साथ जहां तक इंसुलिन को लेकर जहां तक सवाल है, उसको लेकर और उनके अन्य हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि वो एम्स से कंसल्टेशन करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। पिछले 22 दिन से तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की सेहत अब सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। चुनावी वक्त में केजरीवाल के जेल में रहने से आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा है, जबकि आपको उम्मीद थी कि केजरीवाल ना सही उनकी सेहत के मुद्दे पर वो लोगों की सहानुभूति को वोटों में तब्दील कर सकेगी। शायद इसलिए केजरीवाल को इंसुलिन ना देने का आरोप लगाकर आप नेता उनकी जान पर खतरा बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवार के लोगों को बच्चों से मिलने से मना कर दिया गया, जिस तरह से आज उनकी तबीयत खराब है, शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है और उनको दवा भी नहीं दी जा रही। अगर उनको इंसुलिन लगता था तो उनको आम क्यों भेजे जा रहे हैं, उनको आलू पूड़ी क्यों भेजी जा रही है, उनको नवरात्रों के दिन 11 तारीख को अंडे क्यों भेजे थे खाने के लिए, उनको जो चाय भेजी जाती है उसमें मीठा शक्कर ज्यादा डालकर क्यों भेजा जा रहा है? इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि घर का भोजन देने के लिए तो इन्होंने मांग की थी। इन्होंने कहा था कि घर का भोजन देना है, और ये पूरा एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी ढंग से
उसकी मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था, केजरीवाल की मेडिकल बेल कराने के लिए किया जा रहा था। बीजेपी इन आरोपों को षड्यंत्र का नाम दे रही है और आम आदमी पार्टी पर सहानुभूति की सियासत करके वोट की राजनीति का आरोप लगा रही है। सनसनीखेज खुलासे बार बार किए जा रहे हैं और इस तरह से नाटकीय अंदाज में बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश रची जा रही है। कोशिश हो रही है कि उनकी जान को ही खत्म कर दिया जाए। ये पूरी तरह से झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इस तरह के झूठे इल्जामों से को रिपीट करने से बचे, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण कोर्ट में बाकायदा पेश कर दिए गए हैं। वहीं केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। इसके साथ अदालत ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर ये मांग की थी कि सीएम केजरीवाल को उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। दरअसल शराब घोटाले के आरोप में जेल जाने से केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बीमारी का बार बार मुद्दा उठाकर सहानुभूति की सियासत करके इस नुकसान को पाटने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपकी ये रणनीति वोट बटोरने में कितनी कारगर साबित होगी, इसका पता तो चुनाव नतीजे के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 560 अंक चढ़कर 73,649 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 189 अंकों पर 22,336 पर पहुंचा। आईटी और बैंकिंग समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली में सोने चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 450 रुपए सस्ता हुआ है, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 73,650 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी भी 1,100 रुपए सस्ती हुई है। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 85,500 रुपए पर पहुंच गई है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन भारत में लॉन्च किया। टोयोटा की ये नई कार वायरलेस चार्जर, टीपीएमएस यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो फोल्डिंग मिरर जैसे एडवांस्ड फीचर से लैस है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। तारीखों का ऐलान हो गया है। करीब 52 दिन तक चलने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अमरनाथ की गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर जमी बर्फ हटाई जा रही है ताकि उसे यात्रियों के लिए बेहतर और आरामदायक बनाया जा सके। इन रास्तों पर फिर लौटेगी रौनक। फिर से गूंजेगी बाबा बर्फानी की जयकार। जम्मू कश्मीर में बर्फ की चादर लपेटे खामोश खड़े इन पहाड़ों के बीच से गुजरते रास्ते बाबा बर्फानी के दरबार तक जाते हैं, जहां महादेव के भक्तों का मेला लगने वाला है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में पहलगाम हो या सोनमर्ग, दोनों मुख्य रास्तों को साफ किया जा रहा है, जहां से होकर भोलेनाथ के भक्त गुजरेंगे। फिलहाल इन रास्तों पर बर्फ की मोटी परत बिछी है, जिसे मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत न हो। अमरनाथ गुफा की ओर 2 प्रमुख रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और दूसरा रास्ता सोनमर्ग बालटाल से अमरनाथ गुफा तक। ये दोनों रास्ते बर्फ से घिरे हुए हैं। इन दोनों रास्तों पर फिलहाल प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, जिसमें करीब 15 दिन लगेंगे। उसके बाद रास्तों और अमरनाथ यात्रियों के लिए दूसरी तरह की सुविधाएं 29 जून से पहले तैयार की जाएंगी।
तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा कठिन है, यात्रियों को पहाड़ों से होकर गुजरना है। ऐसे में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की मुश्किल घड़ी में मदद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और ITBP के जवान खास अभ्यास में जुटे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। अगर आप अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप www.jksasb.nic.in पर क्लिक करें। यहाँ आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी होगी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, SBI, येस बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंक से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा अमरनाथ जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल सर्टिफिकेट। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब बस इंतजार उस तारीख का है जब इन रास्तों से तीर्थयात्रियों का जत्था गुजरेगा। इन बर्फीली वादियों में बाबा बर्फानी की जयकार गूंजेगी और महादेव के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर सकेंगे। बालटाल, जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम की। जी हां, जो क्रांति यूरोप के कुछ मुल्कों में शुरू हुई और अब सिंगापुर तक पहुंच गई है। अब यहां भी दफ्तरों में 4 दिन काम होगा और 3 दिन वीकली ऑफ होंगे। छुट्टी के नए नियम सिंगापुर में इसी साल यानी कि 1 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि कर्मचारियों को 3 दिन का वीकली ऑफ देने वाला सिंगापुर एशिया का पहला देश बन जाएगा। 4 दिन काम के एवज में 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा, ताकि कर्मचारी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सके। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को इसके लिए वर्क फ्रॉम होम की ज्यादा सहूलियत मिलेगी और मन मुताबिक शिफ्ट में काम करने का भी मौका मिलेगा। महिला कर्मचारियों को अब से ज्यादा छुट्टियों के अलावा घर से काम करने की सुविधा ज्यादा दी जाएगी। यही नहीं, ज्यादा उम्र के कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा छुट्टी भी ले सकेंगे। कंपनी के मालिक या बॉस छुट्टी या फिर सुविधाओं को रद्द कर सकते हैं अगर उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। वीकली ऑफ की क्रांति के लिए सरकार ने लोगों के बीच सर्वे कराया, छुट्टियों के नफे नुकसान पर अब तक हुई रिसर्च को समझा, फीडबैक लिया, आंकड़े इकट्ठा किए। वेतन और नौकरी की सुरक्षा के बाद काम में फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा तवज्जो दी गई। फिलहाल तो सिंगापुर में 4 दिन का काम और 3 दिन आराम के फॉर्मूले के बाद हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि क्या ये फॉर्मूला भारत की कंपनियों में लागू किया जा सकता है या फिर अभी भी ये हमारे लिए दूर की कौड़ी है। हालांकि सिंगापुर और हिंदुस्तान की हकीकत एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इंडिया में तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली मुंबई में तो कभी पॉसिबल नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अदर कंट्री में कितनी भी छुट्टियां मिल जाए, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। ये बोलना चाहेंगे कि वीकेंड स्पेशली सैटरडे संडे एटलीस्ट वीक ऑफ मिलना चाहिए मैंडेट सभी को, सो दैट थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं हम। देखिए, देश प्रगति करना है और इकोनॉमी को GDP के ऊपर लेके जाना है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई घर में बैठ के काम करता है, कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है, मगर काम तो करना पड़ेगा। हाँ, एक बात सही है कि स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, तो स्ट्रेस कम करने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग छुट्टी करेंगे तो देश का प्रगति नहीं हो सकता है। ऐसा 4 दिन छुट्टी वो देश करता है तो हमको करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें 5 दिन का मिल रहा है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे इज इनफ। सैटरडे संडे तो ऑलरेडी सब छुट्टी रहता ही है ना, तो बहुत हो गया। 4 दिन क्या करना है, 5 दिन ही चाहिए, सही है। तो काम तो करना चाहिए। और एग्जाम्पल सबसे बड़ा रतन टाटा का देख लो, इतनी एज में भी कितना काम करता है बंदा। वो क्या बोलते हैं, लास्ट क्षण तक मैं काम करना चाहता हूँ। तो हमें भी एक सीखना चाहिए कि ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं तब जाके इतना रतन टाटा से समझ सकते हैं ना। सब लोग ऐसे छुट्टी लेगा तो कैसा देश आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ पे हॉलीडेज काफ़ी ज़्यादा है अदर कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स ही इतने हैं। सो 5 days वर्किंग इज इनफ फॉर अस। आपके वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? आप यू विल बी एग्जॉस्टेड। आपको अगर 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ तो मुंबई में ट्रैवलिंग ही आपको पता है, इट टेक्स 3 to 4 hours per person टू ट्रैवल। इंडिया में एक्चुअली ये होगा तो बहुत सही हो जाएगा। वर्क लाइफ हाँ हो सकता है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से, जो कि हम ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। गूगल का अर्थ डे पर डूडल। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
एप्पल के जरिए भारत में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। कहा जा रहा है कि अगले 3 साल में भारत में 5 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये नौकरियां वेंडर और उपकरणों की सप्लाई करने वालों के जरिए जनरेट होंगी। दावा है कि एप्पल भारत में नियुक्तियों में तेजी ला रहा है। सर्च इंजन गूगल ने भी पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उसने एक डूडल बनाया जिसमें धरती और पर्यावरण से जुड़ी कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस डूडल के जरिए आने वाली पीढ़ी के लिए इन प्राकृतिक चीजों के संरक्षण का महत्व भी बताया गया है। हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी सबसे पहले शुरुआत साल 1970 में हुई थी। अब जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा हो गया। दरअसल कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज 25% यानी ₹1 बढ़ा दिया। पहले हर ऑर्डर पर ₹4 देने होते थे, लेकिन अब इसके बजाय ₹5 देने होंगे। पीएम के खिलाफ कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मैनिफेस्टो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई। उसने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि पीएम को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैनिफेस्टो मामले पर सीधे बात करने के लिए प्रधानमंत्री से वक्त भी मांगा। उधर बीजेपी ने फिर प्रधानमंत्री के बयान को दोहराया और कांग्रेस पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में तापमान 1-2 दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक छू सकता है। हालांकि इस दौरान लू चलने की संभावना कम है। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।